नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मंथली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी अक्टूबर मंथ हमारा लास्ट मंथ में जो है वो ख़त्म हुआ, तो हम लोग नॉर्मली वीकली एनालिसिस करते हैं। बट आज के वीडियो में हम लोग एक मंथली एनालिसिस करेंगे कि भाई लास्ट वीक में कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए थे, मार्केट में क्या लग रहा है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोग वो स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जो लास्ट मंथ में स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए हैं। अगर आप ऐसे बोलोगे कि लास्ट वीक में भी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए हैं तो वो गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ये एनालिसिस रहने वाला है आज का। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मार्केट के बारे में। अभी लास्ट वीक हम लोग ने देखा कि मार्केट ओवरऑल अच्छा था, मंडे को एक अच्छी शुरुआत हुई थी। बट जो लास्ट 2 दिन है, थर्सडे और फ्राइडे, उसमें हमारे मार्केट ने सारी गेन छोड़ दी और एक अच्छे आप बोल सकते हो कि नेगेटिव में हमारा मार्केट क्लोज हुआ है। तो देखो, अभी हम लोगों को है ना बेसिकली सिर्फ सिंपल यही करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो थोड़ा बुलिश हुआ है। बट इसमें हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर ढूंढने पड़ेंगे जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देख के हम आने वाले मंथ में अच्छे से उसमें काम कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही स्टॉक शेयर करने वाला हूं। बट उससे पहले हम लोग मार्केट का देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो, अभी आप लोग जो देख रहे हो ना चार्ट में, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो, मैंने शायद ये आप लोगों को पहली बार भी बोला है, मार्केट है ना जब भी ब्रेकआउट करता है, उसके मतलब एक अच्छी रैली करता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन टाइम में जाता है या फिर करेक्शन आता है। और वो देखो यहाँ पे भी हुआ था 2008 में जब ये करेक्शन आया था तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 2014 में उसका ब्रेकआउट किया था। और ये जो बड़ा साइडवेज मार्केट होता है ना, उसके अंदर भी छोटे मोटे बुल रन होते हैं और छोटे मोटे बेयर रन होते हैं। मतलब छोटा मोटा बुल मार्केट और छोटा मोटा बेयर मार्केट होता है। 2008 से लेके 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखना 2015 से लेके 2017 में भी ऐसा ही एक फेस था। इनफैक्ट कोविड में भी ऐसा एक टाइम था। पर कोविड में क्या हुआ ना, बहुत जल्दी फॉल हुआ और बहुत जल्दी मार्केट राइज भी हो गया। फिर कोविड के बाद मार्केट 2021 तक अच्छा चला। और आप यहाँ पे देखो, अक्टूबर से लेके यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 2023 जुलाई तक मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था। अभी अगर आप ये एरिया को देखोगे तो ये एक तरीके से छोटा सा बुल रन हो गया। ये थोड़ा बहुत खराब टाइम था मार्केट का। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि एक बड़े कंसोलिडेशन के अंदर छोटे छोटे बुल मार्केट तो नहीं बोल सकते, बुल फेस और बेयर फेस होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, सितंबर में मार्केट ने पीक बनाया 2024 में। अभी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट ही कर रहा है और अभी ऑल टाइम हाई के पास आया है। ये एक अच्छा फेज था मार्केट का, ये एक खराब फेज था। ये थोड़ा मार्केट वापस से करेक्शन हुआ। तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट ज़रूर कर रहा है। बट अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, विच इज़ अ गुड थिंग। और ये एक अच्छी बात है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने अभी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 वीक से थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है। अगर ये लेवल के आसपास आता है तो इट्स अ गुड एरिया टू सी। 23,400 से लेके 300 और 26,277 के ऊपर जाता है तो वो भी एक अच्छी बात रहेगी। अगर आप अभी इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे मार्केट तो बहुत गिर गया। बट अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये लंबे ट्रेंड में छोटा सा पॉज है। अगर आप लोग बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और एक तरीके से बैंक निफ्टी से आप बोल सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल बैंक निफ्टी अच्छा है। फाइनेंशियल स्टॉक्स भी बहुत सारे अच्छा कर रहे हैं, एनबीएफसी स्टॉक्स भी बहुत सारे अच्छे कर रहे हैं। और जो भी रिजल्ट आ रहे हैं Q2 के, बहुत सारे एनबीएफसी और फाइनेंशियल्स के, वो भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये एक सेक्टर तो ऐसा है जो मार्केट को थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। बट अगर हम लोग अभी दूसरी बात करें कि भाई बाकी कौन से सेक्टर है जो मार्केट को ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे ये देखना चाहिए। अब आप देखो, लास्ट वीक की अगर हम बात करें ना, तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि पीएसयू बैंक जो है वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, फिर ऑयल एंड गैस, मेटल, कमोडिटी और एनर्जी। और अगर आप लास्ट मंथ की बात करोगे तो भाई फिन सर्विस वाले जो है, एमएस फिन सर्विस सेक्टर, वो मार्केट को आउट परफॉर्म किया। कैपिटल मार्केट किया, रियलिटी किया, आईटी टेलीकॉम किया। यहाँ पे भी पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस आ रहा है। तो एक आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट में अभी कौन सा सेक्टर वापस से लीड कर रहा है।
ओवरऑल सारी चीज़ों को। और अगर हम लोग एफ की बात करें तो देखो एफ ने लास्ट वीक में सिर्फ एक ही दिन बाइंग की थी, बाकी सारे दिन एफ के नंबर सेलिंग में है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 99 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इंडिया विक्स की बात करें तो 12.15 के पास ट्रेड हो रहा है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो ये अभी $61 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यूएसडी आईएनआर की अगर हम बात करें तो 88.72 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर ठीक है, बट अभी भी जो एफ की सेलिंग है वो एक अच्छी बात नहीं है। अभी देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूँगा कि आप यहाँ पे दो सेक्टर पे ध्यान दीजिए। एक तो हमारा जो मेटल सेक्टर है, और इसके बारे में मैंने लास्ट वेडनेसडे भी वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देख लेना। मेटल सेक्टर अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली उसने एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया है, तो मेटल सेक्टर में आपका ध्यान होना चाहिए। और दूसरा जो सेक्टर है वो है हमारा पीएसयू बैंक सेक्टर, उसके ऊपर भी आप लोगों का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पीएसयू बैंक ने 2023 दिसंबर में यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया था 13 इयर्स के बाद का। फिर उसने अच्छा एक रैली तो दिया था, बट वापस से करेक्शन करके अब वापस से वो अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में अभी बात करते हैं जिसने लास्ट मंथ में और लास्ट वीक में अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोज दी है। तो देखो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है कैनरा बैंक। अभी कैनरा बैंक में अगर आप हमारी जो लॉजिक है ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, अगर आप वो अप्लाई करते हो तो देखो मार्केट अभी ओवरऑल ठीक है। सेक्टर में पीएसयू बैंक भी आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक्स में मुझे सबसे ज़्यादा कैनरा बैंक अच्छा लगता है। वैसे स्टेट बैंक को भी अगर आप देखोगे, स्टेट बैंक और यूनियन बैंक, मेरे ख्याल से स्टेट बैंक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और कैनरा बैंक एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। अभी स्ट्रॉन्ग और फ्रेश क्या है अगर आपको वो देखना है तो मैंने बैंकिंग फाइनेंशियल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर देख लेना। अब कैनरा बैंक में मेरा लॉजिक क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है। 2010 में कैनरा बैंक का हाई बना था 164 का, फिर 2011 में भी 130 के आसपास का बना था। उसके बाद ये बहुत नीचे गया, इनफैक्ट कोविड में ऑलमोस्ट 14 रुपीज़ हो गया था। 2024 में इसने एक ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट किया, बट फेल होके वापस से नीचे आया। तो ये आप जो एक देख रहे हो ना, ये ऑलमोस्ट एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना रहा है। और यहाँ पे इसने अभी ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो लास्ट मंथ का कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोज आया है। और रिसेंटली कैनरा बैंक का जो रिजल्ट है वो भी एक अच्छा आया था। तो अभी देखो 130 के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ है, राइट। अभी इसका ब्रेकआउट अगर हम बोले तो ये 120 के नीचे जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको 164 है। अगर ये 164 के ऊपर गया तो और अच्छी रैली कर सकता है। तो ये एक स्टॉक आपकी नज़र में होना चाहिए। अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत शायद कूल डाउन हो सकता है, बट ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। अभी हम लोग अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो मेरे रेडार में है तत्व चिंतन केमिकल फार्मा, ये जो है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड। तो ये स्टॉक को अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे भी बहुत सिंपल लॉजिक है। 2021 में ये लिस्ट हुआ था, फिर हाई मारा था इसने 2021 नवंबर में ही। उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 80% करेक्ट हो गया था और सडनली ये स्टॉक में यहाँ पे देखो पहले एक वॉल्यूम आया, फिर दूसरा वॉल्यूम आया, फिर वापस से अभी एक वॉल्यूम आया है। और आप यहाँ पे नोटिस करो, मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जब भी इसका जो रिजल्ट आया है क्वार्टरली, उसके बाद ही इसके अंदर वॉल्यूम्स आए हैं, तो विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट आई थिंक इसका आज कौन सी डेट है, 1 नवंबर, तो 31 अक्टूबर को इसका रिजल्ट भी आ गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसका रिजल्ट फिर से कैसा आया। तो ये देखो अभी मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं वॉल्यूम आपको कैंडल लगा के दिखाऊं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इसके लिस्टिंग मंथ में हुआ था। उसके बाद अभी सडनली यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं। नाउ दिस इज़ अ रिवर्सल सेटअप। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 1650, 1875 और फिर 2500। और इसका जो ब्रेकआउट है वो अभी यहाँ पे रिसेंटली 1280s के आसपास हुआ था। अगर ये वापस से 1050 लेवल ब्रेक कर देगा तो ये ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। और एक जो स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है ना लास्ट मंथ में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के हिसाब से, वो है आरबीएल बैंक। अभी आरबीएल बैंक का आप मंथली चार्ट देख रहे हो
और यहाँ पे भी लॉजिक बड़ा सिंपल है। अभी अगर आप ये सिर्फ चार्ट को देखो और आप मुझे ये बताओ कि इतने टाइम से आरबीएल बैंक में क्या चल रहा था, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि भाई ये स्टॉक 2016 में लिस्ट हुआ, 2016 से 2019 तक अच्छा चला, बट फिर ये बहुत ही बड़े इसमें करेक्शन आए हैं। और अगर हम लोग इसका हाई से इसका लो करेक्ट करें तो ऑलमोस्ट ये भी 90% करेक्ट हो चुका था। बट आप यहाँ पे देखो 2020 से, मतलब इनफैक्ट इसने अपने कोविड का हाई भी ब्रेक नहीं किया था, 2020 से ये स्टॉक एकदम साइडवेज में चल रहा था, साइडवेज टू डाउन साइड आप बोल सकते हो। बट रिसेंटली ये बैंक में एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। कोई दुबई बेस या कोई दूसरी एक कंपनी है जिन्होंने इनको टेक ओवर करने की या कुछ इसमें स्टेक खरीदने की बात की है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। तो अभी इसने 300 रुपीज़ पे अपना ट्रेंड रिवर्स किया है। तो ये स्टॉक मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक अभी 1 साल में या 2 साल में ही बहुत चल जाएगा, बट ये स्टॉक को देख के हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भाई ओवरऑल जो ये स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और अगर ये स्टॉक वापस से 250 लेवल को ब्रेक कर देगा तो अगेन ये भी इनवैलिड आप बोल सकते हो, या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम में रिसेंट स्विंग लो, हाँ वो भी 250 ही है, तो वो ख़त्म हो जाएगा या वो ब्रेक हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो ये सारे स्टॉक है जो मेरी वॉच लिस्ट में है, जिसने लास्ट मंथ बहुत अच्छे क्लोज दिए हैं। एक और स्टॉक है बजाज कंज्यूमर, इसका मैं अभी आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा रहा हूँ। इसने अभी तक ब्रेकआउट किया नहीं है, इसका ब्रेकआउट 290 285 के ऊपर होगा। ये स्टॉक भी अपने ध्यान में ज़रूर रखना। और भी बहुत सारे स्टॉक है जैसे HEG है, ग्रेफाइड है, वो दोनों भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, पर मैंने ऐसा सोचा कि उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना चाहिए, उसका प्राइस एक्शन एनालिसिस आप लोगों को प्रॉपरली समझाना चाहिए। इवन एक HLE ग्लास करके भी है यहाँ पे देखो, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जब इसने यहाँ पे 390s के आसपास रिवर्सल ब्रेकआउट किया था। तो अगर आप चाहते हो कि HLE ग्लास जो हमारा ग्रेफाइड है, HEG है, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बट ओवरऑल जो लास्ट मंथ में जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे और जितने भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट थे मैंने आप लोगों के साथ सारे डिस्कस कर लिए। जितने भी सेक्टर मुझे अच्छे लग रहे थे वो मैंने आप लोगों को सारे बता दिए। अभी आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपकी वॉच लिस्ट में कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर आपके ध्यान में हैं और कौन से स्टॉक आपके ध्यान में हैं। और आप लोगों को मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियोस में आप लोगों को कुछ भी वैल्यू मिलती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें मैंने कुछ भी अच्छी चीज़ें आप लोगों को सिखाई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। और एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वैसे मुझे ये पहले दे देना चाहिए था, मैं अभी दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई भी स्टॉक बता के बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन या होल्ड करने की कोई भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मंथली वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस को कैसे समझना चाहिए, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, रिवर्सल ब्रेकआउट है, उसको कैसे समझना चाहिए, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। और जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है वो आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। तो आप ऐसे मत समझना कि मैं कोई भी आप लोगों को रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। इसमें जो भी आपको करना है वो आप एनालिसिस के बाद ज़रूर करना। तो बस ये एक चीज़ मुझे बोलनी थी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।